नहीं, मैं कर लेता हूँ, आप खड़े रहो। चलें जी, माशाल्लाह। मिठाई के डब्बे से शुरू करें। अच्छा जी, 3 बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह। चलें शुरू करें इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब हो जाएं। नाम? मोहम्मद अजीम। उधर देखें। इलाका? पतोगी। माशाल्लाह। पतोगी को तो हम वैसे ही बड़ा याद करते हैं मिसालों में, आपको पता होगा। शुक्र है आज आपसे मुलाकात होगी। भाई इनका नंबर भी ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कितने पेपर दिए थे? 4 पेपर दिए थे। ग्रुप ए के? जी सर। ऑनलाइन, फिजिकल? ऑनलाइन। चारों पास हो गए माशाल्लाह। जी सर। कितने, 6 महीने पढ़ा? 3 महीने पढ़ा। क्यों, आपने ऑनलाइन एडमिशन ही लेट लिया? हाँ नहीं, मतलब पीआरसी की थी, उसके बाद फ़ौरन टाइम ही नहीं मिला था इतना। नवंबर में अच्छा, पास हुई थी पीआरसी। नवंबर में पास हुई, तो आपने अक्टूबर नवंबर में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा? नहीं मतलब नवंबर में 11 नवंबर को पेपर ख़त्म हुए थे तकरीबन, और फिर रिजल्ट आया था 28 को, तो उसके बाद स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो आपको किसी ने कहा नहीं मेरे जैसे ने कि 3 ले लो, मान जाओ, छोड़ो परे, वो 2 ले पहले लो? से उठाओ ही ना, ऐश करो और बस बाद में उठा लेना प्री बैच। उनको भी मिठाई खिलाई है जो वो थे? वो तो अब दिखाई नहीं देते। अल्लाह, ये तेरे जज्बे जो है ना। अच्छा, तो कौन कौन से आपने पेपर जो है वो इंट्रो, सॉरी FR1, FR1, बीला, टैक्स और सीएमए। तो आपको तकरीबन 6-7 घंटे तो लेक्चर लेने में लग जाते होंगे, नहीं बल्कि आपने तो डबल डबल लेक्चर लिए होंगे। नहीं, 14 घंटे तकरीबन लेक्चर में जाते थे। 14 घंटे लेक्चर में जाते थे? 2 महीने तो लेक्चर बाद में दिया। फिर घर वाले आपका क्या करते थे? घर वाले कॉल ही नहीं करते थे। आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ जी, ये नजदीक। ठीक है। और टेस्ट कितने दिया आपने? नहीं, ये मतलब इन्हें डीमोटिवेट कर देगा, एक भी नहीं दिया। एक भी नहीं दिया? अच्छा, नहीं तो मतलब आपने प्रैक्टिस की थी यानी आखिरी में। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कब करते थे? सेल्फ स्टडी आखिरी महीने में की है सारी, मतलब थोड़ा थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती थी, जो लेक्चर में उस्ताद करवाते थे, जो सवाल देते थे उसको साथ साथ करते रहते आप थे। क्लास के साथ कब ज्वाइन कर लिया था? आप 2-2 लेक्चर लेते थे डेली? चारों के 8 लेक्चर लेते थे डेली? तकरीबन कभी कभी एक सब्जेक्ट के 10 भी हो जाते थे। एक सब्जेक्ट के एक दिन में 10-10 लेक्चर? हाँ जी, बीला और उसके अलावा किस पे? टैक्स के 5-6 हो जाते 1x पे, 1.5 पे? थे। 1.25 पे। 1.25 पे। ये मसला कब से? अच्छा चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छा मसला है। अब कितने उठाए हुए हैं आपने पेपर? अभी मतलब 4 उठाए हुए, लेक्चर तो लिए, लेकिन पोर्टल अभी कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, इस दफा क्या मसला हो गया है? वो जो 10-10 वाला जज्बा था वो कहाँ मर गया है? नहीं नहीं, वो मतलब लेक्चर अभी भी ईद के बाद ही स्टार्ट किए हैं, पहले नहीं लिए थे। क्यों, ये इस तरह क्यों करते हो? नहीं, वो घर में फिर काम था थोड़ा सा, तो इसलिए वो घर वालों को 3 महीने हाँ, के हाँ, लिए। लेकिन जरा इनको सीरियस ले लेना। जी सर, सीरियस ही हूँ पहले भी। अच्छा, चले माशाल्लाह। इनको कोई नसीहत करना चाहें? नहीं सर, इनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा नसीहतें, बस अमल करें। अल्लाह को यार, ये बच्चा बहुत तेज है। अच्छा, माशाल्लाह। चलें ठीक है, बैठें आप। जी, मैं यहाँ क्लास का नहीं। तो अच्छा बैठ जाए ना। जी, जी सर। नाम? हमजा जावेद। के इलाका? लाहौर से। लाहौर। क्या रिजल्ट आया माशाल्लाह? 2 दिए थे, पोस्ट में पास हैं। माशाल्लाह। कौन कौन से? R1 और टैक्स। माशाल्लाह। बैठें। अरफात अहमद। माशाल्लाह। इलाका? मुल्तान। मुल्तान। अच्छा, तो कितने पेपर दिए थे? 2। कौन कौन से? R1 टैक्स। ठीक है, और? दोनों पास। चलें माशाल्लाह। इनको कोई नसीहत? लाइफ ही दी नहीं, हमने खास मेहनत नहीं की। चलें, ये डब्बा भी ले जाएं, मैं समझाता हूँ आपको। अभी कितने सब्जेक्ट, 4 जो उठाए हैं आपने, उसके कितने कितने लेक्चर कवर कर लिए हैं? 49? अच्छा, 29। ठीक है, तो आज जो हमारे पास फिजिकल, हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए। ऑनलाइन के चलें फिजिकल। और दूसरे जो 3 सब्जेक्ट हैं, इस बार पेपर देने हैं, 7 टेस्ट देने हैं, कोई नहीं? ये कब से मसला है, यानी टेस्ट ना देने वाला? पीएससी के बाद से ये मसला है? ठीक है, क्लास के बाद मिलना जरा। यार ये बहुत डायरेक्ट बंदा है यार। इसका नंबर ले लो, इसका नंबर ले लो ज़रा, हमें जमा कराओ इसका नंबर, मुझे सेंड कर दो। ठीक है जी,
बैठे हैं भी आप लोग माशाल्लाह, जितनी देर बैठना चाहते हैं। पॉज कर दो जरा। तो मोबाइल के बारे में भाई ये बता रहे हैं कि पता ही नहीं होता था कहाँ पड़ा है, माशाल्लाह, क्योंकि जेब में पड़ा होता था। अच्छा अच्छा। मोबाइल आने के आपने 3-4 महीने रोजाना कितनी देर इस्तेमाल किया? हाँ जी। नहीं, उसके अलावा मोबाइल, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको करता था तो उसका रिप्लाई कितने दिन बाद करते थे? यानी कि दोस्तों इतने रखी ही नहीं कि लोग मैसेज करें। ठीक है। और कुछ बताओ ऐसी मोटिवेटिंग बात, कोई शादियां आपने मिस की हों? शादी कभी आई नहीं, तो ठीक है, आती भी तो मिस कर देते। और कोई ऐसा मोटिवेटिंग बात बताओ, कोई लाहौर के आप सैर करने गए हो कहीं, किसी दिन हमारे पाकिस्तान इतवार को दिल किया? 3 साल हो गए लाहौर में, अभी तक कहीं नहीं गया, माशाल्लाह। अच्छा जी। और इसके अलावा जो है वो कोई दोस्त वगैरह आते हैं पत्तों की से, यार जरा? नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई आप लोगों ने सवाल पूछना हो इनसे? काफी हो गई है, तो यहीं तक आ जाए, बड़ी बात है। अच्छा, आपको कि जब पेपर दे रहे थे आपको पता था अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास? अच्छा, पता था पास होने, आगे बताते थे नहीं पास होने। ठीक है। अभी घर चक्कर लगाया, मुबारक ले आए हो घर से? उनको बता दिए 4 पेपर पास हुए हैं? कह रहे हैं कितने नंबरों से पास हुए हैं, घर वाले ये कह रहे थे। अच्छा, ये जो सवाल आए थे पेपर में, कोई IAS 1037 का आया था, लीज का आया था, IAS 12 का, कंसोलिडेशन का, पहले किस सवाल को हार्ड डाला था? छोटे सवाल 8 नंबर वाले या बड़े सवाल 20 नंबर वाले? ओ चलो, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, करो शुरू है, निकालें जी। ये कुछ बैठे होते थे दाएं बाएं आपके, किधर हैं वो? कल से आएंगे ना इंशाल्लाह, उन्होंने कहा था कि आज का लेक्चर ऑनलाइन, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एथिक्स निकालें जी। अच्छा, जूम मीटिंग्स में आप यानी कि कितने सवाल पूछा करते थे? अच्छा, हमारी जूम मीटिंग आप नहीं आए कभी? कोई जूम मीटिंग नहीं? यानी सवाल टीचर से पूछे बगैर और सब कुछ किए बगैर आपने माशाल्लाह सारा सवाल कभी ज़हन में आया ही नहीं, ये तो हाँ। अच्छा, पे ज़्यादा हो गया है, पेज नंबर 595, पेज नंबर 595। अच्छा, ये सारी बातें सुन के आप लोगों के दिल में क्या आ रहा है? कोई हाथ खड़ा करते ना, 1-2 बंदे। क्या? बी लॉ के 10 लेक्चर लेने हैं? और अच्छा जी, नहीं ये तो नॉर्मल बात करें कोई, तो माशाल्लाह शर्म आ रही है। और जी किसी को कुछ आ रही हो? क्या दिल में क्या जज्बात बने हैं कि पॉसिबल हैं चीजें? मोबाइल में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे पता ही ना हो कहां पड़ा हुआ है। चलें जी। अच्छा जी, एथिक्स के चैप्टर में हमने मेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हाँ, अल्लाह अकबर, कौन है भाई? हाथ खड़ा करें। 4 सब्जेक्ट हाइब्रिड में पास हुए हैं। वेल डन, क्लास के बाद मिलो, ठीक है। मेंटल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, इसमें जो है वो 5 थे। और ये किसके लिए था? चैप्टर हाइब्रिड में सेकंड रो बॉयज मोबाइल यहाँ करो इस्तेमाल। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किसके लिए थे? बोले अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। किसके लिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? अकाउंटेंट्स इन, नो, हु आर अकाउंटेंट्स इन बिजनेस? अकाउंटेंट्स इन बिजनेस कौन है? PTCL एक कंपनी है
जिसका CFO है, अकाउंट्स मैनेजर है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इनको कहते हैं अकाउंटेंट्स इन बिजनेस या अकाउंटेंट्स इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, बजट भी बनाते हैं, रिटर्न भी बनाते हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं किसी जगह पे। जो लोग इनको टैक्स निकाल के देंगे उनको टैक्स कंसल्टेंट्स कहेंगे, जो लोग इनको ऑडिट करके देंगे उनको ऑडिटर्स कहेंगे। भाई ये इन 4 सब्जेक्ट्स को जरा सीरियसली लेना है, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, पॉज करें जरा। अच्छा जी, पेज 595। द स्पीड वाज वेरी फास्ट एक्चुअली। जिस बच्चे की हो वो माशाल्लाह कर लेते चीजें। चार्टर्ड अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। भाई लेवल हमारा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, परेशान ना हुआ करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स क्या थे? लेवल्स अभी दिखाए हैं मैंने। कोई CFO होता है, कोई अकाउंट्स मैनेजर होता है, कोई अभी अभी नौकरी लगी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एट ऑल लेवल। इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट ऑल लेवल्स इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्वड इन गुड एक्टिविटीज। नहीं, आर इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्क बताएं भाई, प्रेपरेशन और प्रेजेंटेशन। प्रिपेयर करना, जर्नल एंट्रीज करना, ये सब कुछ करना। फिर ट्रायल तो प्रिपेयर होता है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर होती हैं, लेकिन यूजर्स को प्रेजेंट क्या होता है? P&L और बैलेंस शीट और कैश फ्लो वगैरह। तो प्रिपेयर भी होती हैं चीजें और प्रिपेयर होने के बाद प्रेजेंट भी होती हैं। आर इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल होती हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर्स टू होम सच इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड, जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है या जिनको प्रेजेंट की जाती है, इंक्लूड मैनेजमेंट। अच्छा, कल से IAS 12 शुरू हो जाना, ये दोस्तों को बुला ले, मुझे याद कराना, ग्रुप में भी मैसेज करना है, कौन याद करा देगा। मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? मैनेजर्स वगैरह। और जो चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? डायरेक्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। और लेंडर्स बैंक लोन जिनसे लिया हुआ है, और अदर क्रेडिटर्स। रेगुलेटरी बॉडीज, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मे बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो बैंक्स के लिए ये कौन लोग हैं? स्टेक होल्डर्स। ये तो शायद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं। इनके लिए हम इंफॉर्मेशन प्रिपेयर भी करते हैं और प्रिपेयर करके प्रेजेंट भी करते हैं। डन। ये बुक्स इनके पास बुक नहीं है, क्या करना है? अभी खरीदनी है? जल्दी बोले ना। अच्छा, पास है FAT। इंफॉर्मेशन इंक्लूड, इंफॉर्मेशन में क्या शामिल है? इंफॉर्मेशन, आपकी बुक किधर है? अच्छा, पढ़ी नहीं है? अच्छा, फिर निकालें, खोलें। एथिक्स चैप्टर मिसिंग है इसमें। भाई ये 2-3 सफ़े कॉपी करा के ला दें, इस तरह तो फायदा नहीं होना आज की क्लास में। किसी के पास नहीं है ये पेजेस? 2-3 लोगों के लिए ना, उन्हें कहो पेज 595 से 597 कॉपी करा के ला दें। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन कैन इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बड़ी ईद के बाद जब हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रुपीज में बताया करेंगे? नहीं, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्वांटिटी में बताया करेंगे। तो इज इट अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। So information include financial and non-financial information that might be made public. वो इंफॉर्मेशन पब्लिक भी की जा सकती है और that might be used for, कुछ इंटरनल ईमेल्स भी होती हैं फॉर एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये बता रहा है किन लोगों के लिए बनाई जाती है और ये बता रहा है
क्या इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। तो इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स बताएं, क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनती होंगी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन बनती होगी कि छक्के कितने मारे हैं, किसने मैन ऑफ द मैच कौन है, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बताएं फिर कौन सी होगी। ऑपरेटिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस, यानी डिसीजन जो आपने लिया है उसके पीछे क्या एनालिसिस किया था। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह मैनेजर रखा है तो वहां पे ये एनालिसिस किया था, यहां सेल बढ़ी है तो किसी एक बंदे का बैठाना जरूरी है, डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस। बजट्स एंड फोरकास्ट, बजट क्या होता है, इस साल क्या हुआ या अगले सालों में क्या हो सकता है, अगले सालों में क्या हो सकता है उसका अंदाजा लगाया जाता है, उसके मुताबिक फिर पैसे अरेंज किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो जिस तरह मांगे उस तरह आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस कंपनी का किया जाता है कि कोई रिस्की काम तो नहीं कर रही, लोन्स वगैरह लेके, लोन्स वगैरह कंपनी ले ले तो लोन पेबल हो तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कंपनी बहुत रिस्की होगी तो ज़रा एनालिसिस कर लें ये कंपनी चल भी सकेगी या नहीं। जनरल एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। जनरल तो वो है ना जो हम देखते हैं, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो जो आपको पता है जो पब्लिश होती हैं, अवेलेबल टू ऑल, सारे लोगों को अवेलेबल होती हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर बैंक, बैंक के लिए बनाई, क्यों, फॉर लोन, बैंक के लिए बना दी, ये तो फॉर ऑल है ना। तो जो सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए दैट इज कॉल्ड एज बोलें जनरल पर्पस, और जो किसी एक बंदे के लिए बनाए, किसी एक खास बंदे के लिए बनाए, स्पेशल पर्पस। ओके नेक्स्ट। जी जी। नहीं वो टैक्स के न्यूमेरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, उसको टैक्स रिटर्न्स कहा जाता है। टैक्स के न्यूमेरिकल जो करते थे उनको टैक्स रिटर्न्स कहा जाता है। टैक्स वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती अनलेस कि कोई कह दे, वो टैक्स रिटर्न्स है बस। रिपोर्ट्स फाइल्ड विद रेगुलेटरी बॉडीज फॉर लीगल एंड कंप्लायंस पर्पस, ये शायद आपने कंपनी लॉ में कुछ पढ़ा हो, पता नहीं, डायरेक्टर्स के बारे में कुछ SECP को बताना होता है या मुझे नहीं पता, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ऑडिट में पढ़ा है। तो SCCP वाले अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग लें तो उनको बना के देनी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बोले प्रिपेयर भी करनी होती है और प्रिपेयर करके ये इंफॉर्मेशन पब्लिक भी की जा सकती है और इंटरनल पर्पस के लिए भी रखी जा सकती है। तो अब बता दें ये कौन लोग हैं, स्टेक होल्डर्स। इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, ये सारी, इसका मतलब है ये सारी बुनियाद बना के ना शायद कोई बात करने लगे आप हमारे से, ये लोग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है, दिस इंफॉर्मेशन विल असिस्ट स्टेक होल्डर्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ एंड इन मेकिंग, इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है और आपके डिसीजन लेने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आसान हो जाते हैं। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, अच्छा इंफॉर्मेशन इन लोगों के लिए प्रिपेयर और प्रेजेंट की जाती है। हमने कहा ये क्या, प्रिपेयर और प्रेजेंट का क्या मतलब है, कहते हैं इट मींस रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड करने के बाद संभाल के रखी जाती है और फिर मैनेजमेंट से अप्रूव करा के पब्लिक की जाती है। तो बता दें क्या मतलब है इंफॉर्मेशन प्रिपेयर और प्रेजेंट करने का, पहले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद संभाल के रखो और बाद में उसको अप्रूव करवाओ। जनरल रिक्वायरमेंट्स, अब असल में वो कुछ बातें आपसे करने लगा है। व्हेन प्रिपेयरिंग और सीए ने क्या करना है, सीए शैल, सीए प्रिपेयर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज पर रेलेवेंट रिपोर्टिंग। सबसे पहले आपने प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हुए IFRS को सामने रखना है, यानी कि अगर IFRS कहता है कि NRV लॉस रिकॉर्ड करो तो फिर IFRS को सामने रखते हैं NRV लॉस रिकॉर्ड करना है। नंबर 2 प्रिपेयर और, अच्छा कल से कोई छुट्टी की गुंजाइश नहीं होगी IAS 12 में, कोई एक क्लास छोड़ेंगे फिर अगली क्लास में मसला होगा आपको। प्रिपेयर और प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन नॉट टू मिसलीड
और नॉट टू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम। अब डायरेक्टर्स का कोई मसला चल रहा था, एससीसीपी वालों ने कहा कि यार आप मुझे बताएं ये क्या मसला चल रहा है डायरेक्टर्स का, और अंदर की बात थी कि वो दो डायरेक्टर्स आपस में रिलेटिव थे, तो आपने इस बात को छुपाया और छुपा के प्रेजेंट कर दिया ताकि आप इन्फ्लुएंस कर दें, मिसलीड कर दें रेगुलेटरी आउटकम को। जो रेगुलेटर आपसे चाह रहा है उसको आप जो है वो डिसीव करें। तो इससे अगर आपने इंफॉर्मेशन बनाई तो डेट इज रॉन्ग। प्रिपेयर और प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन नॉट टू मिसलीड और नॉट टू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो वो होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल मींस दो बंदों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको सामने रखते हुए आपने इंफॉर्मेशन मिसलीड करके नहीं पहुंचानी। जैसे डेटर क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं तो उनको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली। सारी बातें एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट भी होनी चाहिए। डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ट्रू नेचर बताएं, नेचर छुपाने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप लीज है तो बल्कि ट्रू नेचर बताएं, भाई ये शॉर्ट टर्म लीज थी, इसमें दो चॉइसेस अवेलेबल थी, हमने सिंप्लीफाइड अप्रोच की तरफ चले गए हैं, तो प्लीज डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज एंड क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड प्रॉपर मैनर। टाइमली मींस कि जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को बना लें, क्योंकि ईयर एंड आ गया तो आगे P&L बैलेंस शीट भी बनना है, और प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी करें। फिर नॉट ओमिट एनीथिंग, नॉट फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग। जैसे आपने वैल्यूअर का नेम IS 16 में ओमिट कर दिया, क्योंकि वो आपका कोई जानने वाला वैल्यूअर था, तो आपको पता था लोग एतराज करेंगे, तो वैल्यूअर का नाम ही नहीं बताया, आपने कहा किसको पता चलेगा। नॉट ओमिट एनीथिंग, तो कोई चीज ओमिट ना करें। फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग और फॉर इन्फ्लुएंसिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स इनअप्रोप्रिएटली, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स को इनअप्रोप्रिएटली अगर आप अचीव करना चाहे तो वो मुनासिब नहीं है, तो ओमिट नहीं करना। अब बातें जरा याद करें क्या क्या करना है। नंबर 1, प्रिपेयर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज पर द रेलिवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्रिपेयर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नॉट टू exercise professional judgment, accurately, true nature, classify information in a timely and not omit anything। ये जरा बेसिक सी चीजें थोड़ा हाईलाइट कर लें। ओके, डिस्क्रिशन क्या होती है? एक्सेलेंट, फ्री विल। आपको स्टैंडर्ड में फ्री विल अवेलेबल है। फ्री विल कुछ जगहों पे एक्सेलेंट। कौन बोला अकाउंटिंग पॉलिसी? वेल डन। अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपको चॉइस अवेलेबल है, फ्री विल अवेलेबल है। FIFO लगाएं, वेटेड एवरेज लगाएं, यहां आपकी फ्री विल है। और इसी तरह IS 40 के अंदर कॉस्ट पे रखें या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें, आपको फ्री विल अवेलेबल है। लेकिन IS 41 में ऐसी कोई फ्री विल नहीं है, आप मजबूर हैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। हाँ, अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, कॉस्ट पे रखें, वो अलग बहस है। तो use of discretion in preparing or presenting information, examples of ways in which discretion might be, discretion अगर है तो उसको यूज करना है, उसको मिस यूज नहीं करना। अब्बू ने अगर कह दिया कि आपको इजाजत है कि आप रात 11 बजे तक लेट आ सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप दोस्तों के साथ फिरते रहें। आपको इसलिए इजाजत दी है कि लाइब्रेरी से लेट आ जाए, ये लेट आ गई, ये
कोई किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आपको इजाजत दी है, तो डिस्क्रिशन जब दी जाए, तो फ्री विल जब दी जाए, तो उसको यूज करना होता है, जो मिस यूज करना होता है यूज करना होता है। Preparing or presenting information might require the exercise of discretion in making professional judgments. The chartered accountant shall not exercise such discretion with the intention of mislead करने के लिए कहते हैं जिंदगी में डिस्क्रिशन को यूज ना कीजिएगा। मिसलीडिंग अदर्स और इन्फ्लुएंसिंग कॉन्ट्रेक्चुअल, और ये लफ्ज बार बार आ रहे हैं, या इन्फ्लुएंस करें किसी कॉन्ट्रैक्ट को या रेगुलेटरी आउटकम को इनअप्रोप्रिएटली। Examples of ways in which discretion may be misused to achieve inappropriate outcomes include determining estimates. For example, determining fair value estimates. तो fair values लगाते हुए आपको डिस्क्रिशन तो दी गई है कि फेयर वैल्यू अब आप ले लें, लेकिन ये नहीं कि आप फेयर वैल्यू फिर अपनी तरफ से सोच के लिख दें। तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है, अब कोई हार्ड एंड फास्ट तो बात होगी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अब ये प्लॉट है कितने का है, तो इस पर बहस हो सकती है कि ये 10 करोड़ का या 11 करोड़ का या 12 या 13 का है। अब आप अपनी मर्जी से उसको 13 करोड़ का शो कर दें, हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 10-11 से ऊपर बिकना नहीं। तो जब फेयर वैल्यूज एस्टिमेट हो रही हो तो फिर लोग कई दफ़ा डिस्क्रिप्शन को मिसयूज कर लेते हैं। नंबर 2, सेलेक्टिंग और चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। सेलेक्ट करने में भी कई दफ़ा गड़बड़ करते हैं और कई दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद चेंज करने में भी गड़बड़ करते हैं। यानी अगर प्रॉफिट ज़्यादा शो करने हैं तो फिर देखो फाइफो यूज़ करना है या वेटेड एवरेज। अब ये प्री सेट माइंड के साथ पॉलिसी चुनी जा रही है, तो प्री सेट माइंड के साथ पॉलिसीज नहीं चुननी आपने। सेलेक्टिंग और चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी और अ मेथड अमंग 2 और मोर अल्टरनेटिव्स परमिटेड अंडर द लॉ। फॉर एग्जांपल, सेलेक्टिंग अ पॉलिसी फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम फाइफो टू। अब किसी ने पूछा फाइफो से वेटेड एवरेज किस लिए गए हो? अब अंदर की बात यह थी कि इस साल प्रॉफिट्स बढ़ाने थे। तो प्री सेट माइंड के साथ ऐसा ना करें, पॉलिसीज को बिला वजह ना बदलें। जी हाँ, तो ये मैनेजमेंट चूज करती है, तो मैनेजमेंट में है ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेंट ही करता है बेसिकली। डायरेक्टर्स के पास तो जरूरी नहीं है नॉलेज भी हो उतना। पॉइंट नंबर 3, ये नोट्स दे दें जिसको चाहिए। डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, टाइमिंग ऑफ सेल ऑफ एन एसेट नियर द एंड ऑफ फिस्कल ईयर इन ऑर्डर टू मिसलीड। तो ईयर एंड के ऊपर आपने एसेट बेच दिया बिला वजह। अब आप कहेंगे ये तो कोई धोखे वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ईयर एंड के ऊपर अगर आप एसेट बेचेंगे ना औने पौने दामों, तो वो 10 करोड़ का बिकेगा। अगर ईयर एंड के बाद अच्छी तरह प्राइस लगवा के बेचेंगे तो वो 12 करोड़ का बिकेगा। लेकिन वो किताबों में एसेट पड़ा हुआ था 5 करोड़ का, आपने उसको 10 करोड़ में बेच दिया ईयर एंड पे, ताकि 5 करोड़ गेन आ जाए, वो गेन हम यूजर को शो करें, यूजर खुश हो जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते तो अगले साल 2-3 महीने अच्छी प्राइसेस लगवा के वो 12 करोड़ का बिके, ओवरऑल 7 करोड़ का गेन आ जाना था, वो ज्यादा बेनिफिशियल होना था। तो किसी प्री सेट ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए कि शेयर होल्डर्स का बहुत प्रेशर था या गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर था, प्रॉफिट शो करोगे तो ही तुम्हें चलने देंगे वरना नहीं चलने देंगे, इस किस्म का कोई प्रेशर था, तो उस प्रेशर की वजह से आपने जो है, या सिर्फ अपने मैनेजर ने अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए कि यार बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट आया है इस साल, कोई चीज ऐसी बेच दी, हालांकि वो अच्छी प्राइस में बिक सकती थी, लेकिन ईयर एंड पे होने पौने दामों में बेचनी पड़ी। दैट इज रॉन्ग। डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जानबूझ के ऐसी टाइमिंग ट्रांजैक्शन की तय करना कि 2 जुलाई की बजाय 30 जून को चीज बेच देना, हालांकि 2 जुलाई तक 2-3 दिन मिल जाने थे, अच्छे बायर्स की डिमांड आ जानी थी सामने। टाइमिंग ऑफ सेल ऑफ एन एसेट नियर द एंड ऑफ फिस्कल ईयर इन ऑर्डर टू मिसलीड। मिसलीड मींस कि अब आप प्रॉफिट शो कर दिए, लेकिन वो प्रॉफिट जाहिर बात है उस हद तक तो नहीं आप कमा सके जिस हद तक आपको कमाने चाहिए थे। Determine the structuring of transactions. For example, structuring financing transactions in order to misrepresent assets and liabilities. मिसाल के तौर पे लोन रिसीवेबल भी है 10 लाख का और लोन पेएबल भी है 12 लाख का। अब आपने बैलेंस शीट में इनको नेट कर दिया। लोन पेएबल कितना? 2 लाख। हो सकता है किसी स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दी हो, मिसाल दे रहा हूं, आमतौर पे तो लोन अलग अलग शो किया, हो सकता है किसी स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दी हो, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन को आपने मिसयूज किया। देखने वाले को सिर्फ क्या लग रहा है?
कि लोन लिया हुआ है 2 लाख का, हालांकि लोन लिया हुआ है 12 लाख का और दिया हुआ है 10 लाख का। तो ये तो बड़ी खतरे की बात है कि 10 लाख बैड डेट भी हो सकता है, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा। करें नोट। ओके, selecting disclosures, for example omitting information relating to name of value or in cost of revaluation report of PP। वही बात जो आपसे पहले सेलेक्ट कर लिए डिस्क्लोजर, सारे अप्लाई नहीं, कुछ कर लिए कुछ छोड़ दिए। When performing professional activities, when performing, ये सारी क्या हैं, ये सारी क्या हैं, ये सारी डिसीजन के लिए एनालिसिस बनाना, बजट्स बनाना, टैक्स रिटर्न्स बनाना, अकाउंट्स बनाना, ये सारी क्या हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं। When performing professional activities, especially that do not require compliance with the relevant reporting framework, जिसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना बनाओ। जैसे आज से पहले लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर अपने मुताबिक अकाउंटिंग कर रहे होते थे, वो फिर बड़ी अजीब अजीब सबकी अकाउंटिंग थी। तो इसी तरह हम अभी भी कोई एरियाज दुनिया के अंदर हैं, जैसे कई लोग ड्राइंग्स बनाते हैं, आर्ट का काम करते हैं, तो इसके बारे में लोग कहते हैं कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ड्राइंग्स बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेल के लिए रख रहे हैं, वो ड्राइंग किस पे पड़ी होनी चाहिए, इस पे लोगों का है कुछ कि इस पे भी स्टैंडर्ड आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह का अगर आपको एरिया इन्वॉल्व है जिसपे स्टैंडर्ड में अभी तक गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें। व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज स्पेशली दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद द रेलेवेंट फ्रेमवर्क, द सीए शैल एक्सरसाइज जजमेंट टू आइडेंटिफाई एंड कंसिडर द पर्पस फॉर विच इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड। मिसाल के तौर पे आपने बजट बनाना है ऑफ 5 years फॉर रेजिंग कैपिटल, लोन लेना है या ओनर से पैसा लेना है। अब इट डज नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद एनी स्टैंडर्ड, बजट के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, बजट के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, बजट ऐसे बनाओ, ये करो वो करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब हम क्या करें, अब 3 चीजें जरा जहन में रखना ताकि कहीं अकाउंटिंग प्रोफेशन बदनाम ना हो जाए। तो वो चीजें जिन पे तो अकाउंटेंट्स ने बता दिया वैसे ऐसे करो, वो तो तुम जब कर लेते हो तो एक सेफ सर्कल के अंदर आ जाते हो, लेकिन ये वाली चीजें जिसमें देयर इज नो कंप्लायंस विद रेलेवेंट फ्रेमवर्क, वहां पे फिर तुम बहुत ज्यादा गड़बड़ कर सकते हो और शायद तुम्हारी डिस्क्रिशन यूज करना अकाउंटिंग के प्रोफेशन को भी बदनाम कर सकता है। व्हेन मिसाल लिखें, बजट ऑफ 5 years फॉर रेजिंग कैपिटल, बोले मेकिंग बजट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद एनी लॉ, तो किसी लॉ से कंप्लायंस जरूरी नहीं है बजट बनाते हुए। When performing professional activities, especially that do not require compliance with the relevant reporting framework, the CA shall exercise professional judgment to identify and consider the purpose for which information is to be, purpose बताएं, purpose बताएं, raising capital, purpose आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए। The context within which it is, context भी मुझे तो यही लग रहा है, यानी कि raising capital, the audience to whom it is addressed, audience है future shareholders हमारे,
लेकिन कई दफा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर भी इशू कर देते हैं। तो ऑडियंस का पता होना चाहिए ताकि आपको, या जैसे स्पीच होती है किसी जगह आपने करनी है तो आप सबसे पहले पूछते हैं यार पर्पस क्या है इसका। लोग कहते हैं यार स्पीच का पर्पस ये है कि लोगों से फंड रेजिंग करनी है। फिर आप पूछते हैं यार तो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या कोई बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। तो आप पर्पस पूछते हैं, कॉन्टेक्स्ट पूछते हैं, फिर ऑडियंस पूछते हैं, फिर अपनी स्पीच तैयार करते हैं। तो whenever you are going to prepare budget, you must be clear in your mind for what purpose the budget is prepared, किस कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट आपसे बनवाना चाह रही है और किन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है। उसके बाद शायद आप मुनासिब तरीके से कर सकेंगे सारा काम। तो अगेन ये 2-3 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है। व्हेन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज especially do not require the compliance, the chartered accountant shall exercise professional judgment in which regard, फिर 3 चीजें आपको लिख के आनी पड़ेंगी। For example, when preparing or presenting pro forma reports, budgets or forecasts, वही वाली बात। Inclusion of estimates, बजट में estimates क्यों इन्वॉल्व होते हैं? भाई हमें क्या पता अब अगले साल क्लास में कितने बच्चों ने बैठे होने हमारे कॉलेज में, तो बजट में तो फिर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, अप्रोक्सीमेशंस इन्वॉल्व होंगी और असम्पशंस भी इन्वॉल्व होंगी कोई ना कोई, कि पीआरसी के कितने बच्चे आएंगे, कैफ के कितने बच्चे आएंगे, वेयर अप्रोप्रिएट वुड इनेबल दोज हु माइट रिलाई ऑन सच। दोज से क्या मुराद है? तो उन एस्टिमेट्स पे उन लोगों ने रिलाय कर लेना है जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी आपको देनी है, कि पूरी जिंदगी में 20 लाख रुपए इकट्ठा किया था, आपको लाकर उन्होंने दे देना है। would enable those who might rely on such information to form their own judgment। उनकी फिर 2 ही हो सकती हैं, या तो आपको पैसा दे देंगे या नहीं देंगे। The CA might also consider clarifying the intended audience, context and purpose। आपने आइडेंटिफाई भी करना है पर्पस, कॉन्टेक्स्ट और ऑडियंस, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इन तीनों चीजों को क्लैरिफाई भी करना इंटेंडेड ऑडियंस को, कि हम पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने नई मशीन खरीदनी है। पर्पस है इस इंफॉर्मेशन का कि आप लोग घरों से शेयर कैपिटल लेके आए ताकि हम आपके शेयर कैपिटल को यूज करते हुए आपको डिविडेंड्स दे सकें फ्यूचर में। तो ना सिर्फ अपने लिए ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है, बल्कि आइडेंटिफाई करने के बाद स्पीच में क्लैरिफाई भी करनी है। जब उनको आप बता रहे हो कि सारे लोगों सुन लो ये बात है, सिर्फ ये बातें खुद पता होनी जरूरी हैं या ऑडियंस को भी बतानी है? ऑडियंस को भी बतानी है। ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा दफा करते हैं। बताएं। हाँ जी, रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स। जैसे किसी पे भरोसा करके आप उसकी क्लासें लेना शुरू कर देते हैं, उस टीचर की 2-4 टीचर होते हैं रिलाइंग ऑन वर्क, आप कहते हैं चलो ये ट्राई करिए जरा इस बारी। तो सिमिलरली डॉक्टर्स हैं, रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स। डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आपको लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा। बीइंग अ बिजनेसमैन आपको जो है वो जाना पड़ेगा वैल्यूअर्स के पास, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास। बीइंग अ बिजनेसमैन कुछ लोग वैल्यूएशंस करते हैं, एक्चुरियल वैल्यूएशन, पता नहीं आपको सीए फाइनल पे पढ़ाया जाएगा, आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं। कुछ लोग एक्चुरियल वैल्यूएशंस करते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा, इंजीनियर्स के पास जाना पड़ेगा। इंजीनियर आपको आके बताएगा ये बिल्डिंग है, इसमें इतना खर्चा आएगा। तो अब ऐसे नहीं अन्य वाक़ आपको कोई इंजीनियर आके कह दे कि यार 10 करोड़ की बिल्डिंग है, अब आप अपने डायरेक्टर्स को कह दो यार मुझे क्या पता 10 करोड़ की बिल्डिंग नहीं बनती थी, वो तो 4 करोड़ में भी बन सकती थी। वो बाद में आपको डायरेक्टर्स कहें यार आपने तो ऐसे पागल इंजीनियर से काम करवाया सारा, आपने तो हमारा सारा पैसा डुबो दिया। आपको यार मैं तो अकाउंटिंग प्रोफेशन का था, मुझे तो इसी चीज़ें पता नहीं थी। तो स्टैंडर्ड कह रहे हैं नहीं, इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स तो 2 काम करें, तो 2 काम करें। उसकी रेपुटेशन देखें मार्केट में कैसी है, और दूसरा उसके ऊपर उसके इदारे वाले कोई स्टैंडर्ड लगाते हैं या नहीं। ऑब्वियसली लॉयर्स के ऊपर भी कोई ना कोई एथिक्स के स्टैंडर्ड लॉयर्स लगाते होंगे जो लोग एलएलबी करते हैं, और इस तरह डॉक्टर्स के ऊपर भी डॉक्टर्स एसोसिएशन के ऊपर बैठी होगी, इंजीनियर्स के ऊपर भी इंजीनियर कार्ड उनको दिया जाता है, वो लोग कोई ना कोई चेक रखते होंगे। तो जैसे आईकैप के मेंबर्स के ऊपर आईकैप चेक रखता है, तो इन लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई चेक रखने वाला होगा शायद। तो कहते हैं मेरे ख्याल से अगर किसी के काम पे रिलाय करना हो ना तो 2 चीजें उसमें देख लो। नंबर 1 उसकी मार्केट में रिप्यूट कैसी है,
और उसका तजर्बा कितना है। और दूसरी बात, जो भी वो कोई काम कर रहे हैं तो उसकी बॉडी, जिसने उसको लॉयर करार दिया, जिसने उसको डॉक्टर करार दिया है, वो बॉडी भी उस पर चेक रखती है या नहीं। कहते हैं अगर ये दो बातें पाई जा रही है ना, तो मेरे ख्याल से फिर इसके काम पे आप रिलाई कर सकते हो। और ये लॉजिकल सी बात थी, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली पेपर में लिखने के लिए हमें तो बतानी चाहिए। तो मेन बात तो यहां खत्म हो गई है, बाकी कहानी पढ़ लें। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ये भी हो सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंजीनियर भी आपके साथ वो कर सकता है जो आपको पता ना चले, या वो कई दफा आपको पता है जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लग जाते हैं, फिर बंदा उठ जाता है रात को। तो वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस। A CA who intends to rely on the work of others shall exercise professional judgment. तो अपनी जजमेंट इस्तेमाल कर लें to determine what steps to take in order to fulfill his responsibilities. Factors to consider in determining whether reliance on work is reasonable include reputation and expertise of and resources available to other individual. Other individual तो मैंने आपको बता दिया है, maybe lawyer, maybe engineer. रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी उसके पास इतना रिसोर्सेज भी हैं कि वो काम कर सकेगा। कल कल को बिल्डिंग बनानी है तो क्रेनें लानी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेगी, वो अगर आपसे ही करवा रहा होगा तो फिर तो वो मुनासिब नहीं है। वेदर द अदर इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स मेड बाय लॉयर्स, मेड फॉर लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन लोगों के लिए कोई और स्टैंडर्ड बने हुए जिनको वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हैं, तो उनके इदारों ने भी कोई बनाए हुए उनके लिए स्टैंडर्ड्स। इंफॉर्मेशन माइट, अब ये कैसे पता चलेगा, बताएं ये दोनों बातें कैसे पता चलेंगी, खास तौर पे ये बात कैसे पता चलेगी, बोले हैं। सच इंफॉर्मेशन माइट बी गेन्ड, कहां से पता चलेगा? आपने डॉक्टर के पास इलाज कराने तो कहां से पता चलता है? डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपका तजुर्बा कितना है, माशाल्लाह कितना अरसा हो गया आपको मरीजों के साथ करते हुए, तो ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपको आपके कितना अर्सा हो गया आंखें निकालते हुए, आंखें दिखाते हुए? नहीं, सच इन्फॉर्मेशन माइट बी गेन फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन, या तो आप जाते रहते हैं पास्ट में, और बाय कंसल्टिंग अदर्स, लेकिन अपने जैसे कंसल्ट नहीं करना, किसी मुनासिब बंदे से और बाय कंसल्टिंग अदर्स अबाउट द अदर्स। ओह, कंसल्टिंग अदर्स अबाउट द अदर्स, यार रिश्ता लेने जा रहे हैं हंसी। सुभान अल्लाह, क्या अंग्रेजी है, कंसल्टिंग, हाँ, कंसल्टिंग अदर्स अबाउट द अदर, सुभान अल्लाह, ये शेर है भाई। आओ आपको भी बताते हैं, कंसल्टिंग अदर्स अबाउट द अदर्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, दूसरों से दूसरों के बारे में पूछें, ये जो भी समझ लें, दूसरों से तीसरों के बारे में पूछें। तो अगर आप पीटीसीएल के अंदर हैं तो आप जो है वो नेस्ले वालों से पूछ लें, नेस्ले में आपका कोई दोस्त काम कर रहा है उससे पूछ लें कि यार ये लॉयर साहब थे, इन्होंने केस लड़ा था, तो उसने कहा यार बस रहने नहीं दे, चुप कर जा, बस छोड़, अब तुझे क्या बताऊं मैं, तो बस आप समझ जाएं। ओके जी, लास्ट चीज, एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन डेट इज और माइट बी मिसलीडिंग। हेडिंग का मतलब बताएं, एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन डेट इज और माइट बी मिसलीडिंग। जब आपको पता चल जाए इंफॉर्मेशन इज अभी मिसलीडिंग है या बाद में मिसलीडिंग बन जाएगी, तो क्या करें? पीटीसीएल से नौकरी छोड़ के चले जाएं, नौकरी छोड़ के चले जाएं, जल्दी बताएं, नौकरी छोड़ के चले जाएं, रिजाइन कर दें। जब आपको पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है और डायरेक्टर्स बार बार जोर लगा रहे हैं, यार ऐसे ही करो, जो मर्जी करना है कर लो, बस, तो रिजाइन करके चले जाएं। नहीं, रिजाइन करने से पहले ये सब कुछ जरा करके देखें, हो सकता है मसला वैसे ही हल हो जाए। हर मसले का हल तलाक तो नहीं होता ना, डीप डाउन बात है, यानी मतलब ये कि हर मसले का हल ये तो नहीं होता ना। थोड़ा सा आप ठंडे हो जाएं, बीवी को ठंडा करा दें किसी से कह के, पानी से ठंडा। When the चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस सब्र रखिएगा जिंदगी में तो चलता रहेगा काम, हर दफा हम ही सब्र करें भाई, इस तरह की जो स्टेटस लगते हैं ना उससे लोग खराब हो रहे हैं आजकल। When the चार्टर्ड अकाउंटेंट knows or has reason to believe, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता चल जाए या कोई रीजन हो, that information with which accountant is associated, इसका क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन विद विच अकाउंटेंट इज एसोसिएटेड? भरी बात है, लोग आगे कहेंगे आप सीएफओ हैं, आपने जनरल एंट्रीज की करवाई थी, आप सीएफओ, आपने पी&एल बैलेंस शीट बनाया था। विद विच द अकाउंटेंट इज एसोसिएटेड इज मिसलीडिंग। जब सीए को पता चल जाएगा ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, द सीए शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, तो फिर आप एक्शंस लें अप्रोप्रिएट टू सीक टू
रिजॉल्व द मैटर। अब वो एक्शंस क्या हैं, वो एक्शंस क्या हैं? डायरेक्टर के सामने बंदर को लाके एक्शंस दैट माइट बी अप्रोप्रिएट इंक्लूड डिस्कसिंग। सबसे पहले क्या कर लें? डिस्कस कर लें, बेगम को बिठाएं, आप बताएं, आप बात कर लेते हैं। पहले तो डिस्कस करें ना मामले को। डिस्कसिंग द कंसर्न्स दैट इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग। डिस्कसिंग द कंसर्न्स दैट इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग विद द सीए सुपीरियर। सबसे पहले आप अपने सुपीरियर के पास जाइएगा और कहिएगा कि यानी कि आप अगर अकाउंट्स मैनेजर हैं, आप सीएफओ के पास जाइएगा कि सर डायरेक्टर साहब ये गलत काम करने को कह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, आप कैसे करें? डिस्कस विद सुपीरियर्स एंड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इन द अकाउंटेंट्स। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पहले घर के अंदर रहते हुए मसला हल करने की कोशिश करें। और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। कई दफा डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर के पास अब चले जाते हैं कि सर वो दूसरे डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं, आप बताएं क्या करें आप। एंड रिक्वेस्टिंग सच इंडिविजुअल्स, ये वही जो घरों में बात होती है उसी को अंग्रेजी में उसने 3 लाइनें बना दी। एंड रिक्वेस्टिंग सच इंडिविजुअल्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सर आप कुछ एक्शन ले लें टू रिजॉल्व द मैटर। सच एक्शंस माइट इंक्लूड हैविंग द इंफॉर्मेशन करेक्टेड। सर आप ही इंफॉर्मेशन करेक्ट करवा के दे दें उनसे, वो तो नहीं मान रहे। इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड, और सर अनलकीली ये रात को तो हमने पब्लिक कर दी थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ये इन्फॉर्मेशन, तो इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सर पोस्ट दोबारा कर दें, उनको बता दें यार वो गलती हो गई थी कल रात को, ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे भेजी, तो सही इन्फॉर्मेशन तो ये है कि हमें इस साल प्रॉफिट नहीं आया, अनलकीली हमें इस साल लॉस आया। तो अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होने वाली है तो करेक्ट करवा दें, और अगर ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है तो उसको दोबारा बता दें कि यार ये गलती हो गई थी हमारे से। कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कंसल्टिंग द policies and procedures of employing organization. For example, an ethics or whistle blowing policy. Whistle blowing policy का मतलब ये होता है कि कुछ organizations ने पॉलिसी बना ली होती है कि जब भी कोई मसला आएगा तो डायरेक्टर्स में ये बंदा है, ये इसको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराया करेगा। जैसे पूरे खानदान के अंदर कई दफ़ा कोई एक बड़ा होता है, दादा या कोई और बड़ा होता है, ये ताया जी जो हैं वो सारे मसले, तो ऐसा अगर कोई बंदा है तो विसल ब्लोइंग उसके सामने करें, जाके उसके सामने जाके सीटी बजाएं और उसको बताएं कि भाई ये मसला हो गया। कान में सीटी बजा के उसे ज़रा अटेंटिव करने पहले, फिर उसे विसल ब्लो करके बता दें। कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग हाउ टू एड्रेस सच मैटर्स इंटरनली। अभी बात को अंदर ही रखें, अभी बात को अंदर ही रखें, कोशिश करें किसी हद तक, ठीक है, घर का मसला है घर के अंदर रहते ही तय हो जाए, बाहर वाले लोगों को पता ना चले। द CM माइट डिटरमिन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन। अब आपको पता चल गया है कि अब वो लोग बात ही नहीं मान रहे, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपकी बात नहीं मान रहा। आपने डायरेक्टर्स को भी कह के देख लिया है, CFO को भी कह के देख लिया है, CEO को भी कह के देख लिया है, आपको पता चल गया है कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा। तो यहाँ पे जाके आपको खड़े होकर महसूस होगा, जो घर वाले कहते थे मैट्रिक कर लो मसले हल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको महसूस होगा भी मसले शुरू हुए हैं। अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, अब आप परेशान हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, if the accountant continues to have a reason to believe that information is misleading, और अगर आपको ये यकीन है कि ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग ही जा रही है अब लोगों तक, the following further actions might be appropriate provided that accountant remains alert to the principle of confidentiality। तो confidentiality के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए अब ये स्टेप्स लेना शुरू करें। आप ICAP के पास चले जाएं, ICAP के पास जाएं और उनको कहें यार ये मसला आ रहा है, अब हम बताएं इस मसले को क्या हल करें। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूं, लेकिन ICAP को भी कहें कि इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें, ऑब्वियसली हम छुप के मैं आपसे मिल रहा हूं तो लोगों को पता ना चले। द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बड़ा बोल्ड स्टेप होगा। आप एक्सटर्नल ऑडिटर को जाके अपने CFOs की शिकायतें लगा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर का या इंटरनल ऑडिटर तो अपनी कंपनी का ही हो गया, इनको जाके बताएं कि यार ये मसला चल रहा है। इनके पास क्यों जा रहे हैं? ये नहीं हुआ तो अब आप इनसे कंसल्ट कर रहे हैं। असल में ये मसला है, ये जो डब्बा है ना, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन एक्शंस, कोई आपकी बात मान नहीं रहा उधर। अब आप किस दीवार के अंदर टक्कर मारें? बॉयज हाइब्रिड सेकंड रो, यार क्या कर रहे हो? बुक की तरफ देखो यार, हो सकता है कुछ सही कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन लीगल काउंसिल, ये तो बहुत अजीब सी बात है। लॉयर करा लें, लॉयर से मशवरा मांगे उसे फीस दे के, यार मैं क्या करूं, क्योंकि शायद अब आप चाह रहे हैं कि मैं इधर ही नौकरी करता हूं और ये लोग भी सही हो जाएं।
डिटर्मिनिंग वेदर एनी रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टीज। और ये जरा सोचें कि अब थर्ड पार्टीज को आप खुद कुछ बता सकते हैं। पहले तो ये था ना कि उन्हीं से रीपोस्ट करवाएं, लेकिन ये कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप लोगों को कुछ बता सकते हैं। ये अब आप देखना शुरू करें अगर ऐसा करने का आपका प्रोग्राम है। लेकिन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी तो वो फिर सामने आपको रखनी पड़ेगी। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी में हुकूमत ने इजाजत दे दी आपको, वो और बात है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को सामने रखते हुए आपने ये स्टेप्स लेने हैं सारे। डिटर्मिनिंग वेदर एनी रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट अथॉरिटीज। अब आप किस किस को इंफॉर्मेशन बताएं? थर्ड पार्टीज को कम्युनिकेट करें और रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट अथॉरिटीज जो आपको देख रही हैं, एसपीपी, एससीसीपी सारे। अच्छा, इनसे भी आपने बात कर ली, मसला हल नहीं हुआ। लॉयर ने भी कहा यार अब मैं क्या करूं, अब आप कहते हो तो केस कर दे इनके खिलाफ। हमने कहा नहीं यार अब केस तो नहीं करना, मैं यार नौकरी करता रहा हूं तो छोड़ो अब। ठीक है, आई कैप ने भी कहा यार ये कर लो। आपने कहा ये तो जो आप कह रहे हैं मैंने करके देख लिया, अब मैं क्या करूं अब। If after exhausting all feasible options, the CA determines that appropriate action has not been taken yet, and there is a reason to believe that information is still misleading, और आपके पास लॉजिक मौजूद है कि अभी तक इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, अब आप इनकार कर दें, बस होगी है मेरी। अब आप कहीं इस इंफॉर्मेशन के साथ मेरा नाम आज के बाद इस्तेमाल ना करना। CFO के कमरे में जाके सर प्लीज़ आज के बाद मेरा नाम अपने किसी भी पब्लिश करने के कहीं भी ये ना बताइएगा कि मैंने कुछ किया आप लोगों के लिए। सर मैं आप लोगों के पास भी आता रहा, सर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपको कहता था अप्रोप्रिएट एक्शन ले लें, सर मैं यहां भी गया, सर कुछ नहीं बना, कॉन्फिडेंशियल रिफ्यूज। सर प्लीज आज के बाद मेरा नाम अपने हटा दें, अपने सर से दिमाग से हटा दें सर प्लीज़। अपने बच्चों को बता दें सर मैं मर गया हूँ सर, अपनी बीवी को बता दें, अपने घर वालों को बता दें, सारे दफ्तर वालों को बता दें सर अब मैं नहीं रहा। वैसी सूरत में सर मैं बस छोड़ के जा रहा हूँ सर। वो देखें सर मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, मुझे लेने आ गई है सर, बस वो सर आप लोगों की गाड़ी वो जो आप लोगों ने मुझे दी थी वो सामने है सर, ये चाबी आप वापस रखें। वो जो AC दिया था आप लोगों ने पिछले साल मुझे, ओवन, ये सारे मैं लेके आया हूँ, गाड़ी में पड़े हुए हैं सर, ये सब सर आप लोगों का। सर ये बॉल पॉइंट थी सर, ये आप लोगों ने मुझे दी थी सर मुझे रोना आ रहा है सर। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को सही चॉइस करूँ सर, नहीं आप लोग। सर मैं जा रहा हूँ सर, रोकिएगा ना सर मुझे, सर मुझे रोकिएगा ना सर। देखें व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पहले ही लेफ्ट कर दिए सर, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोड़ चुका हूँ सर। बस इस तरह समझिएगा कोई बंदा आया था आपकी ज़िंदगी में लेकिन चला गया बस। कभी हुआ तो मुझे दुआ में याद कर लीजिएगा। तो बस सर अब बहुत होगी सर। फिर घर आइएगा, घर आके फ्रेश होके ज़रा वुज़ू शुज़ू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़िएगा। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह जलाल सन, माशाल्लाह क्या हाल है, खैरियत से, माशाल्लाह क्या रिजल्ट है? कैफ क्वालिफाइड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उधर मुंह यार आप पूरी स्टोरी शेयर करोगे, किस टाइम में कितने पेपर निकले, क्या कर ले? हाँ थोड़ा सा ज़रा बच्चों को स्टोरी बता दो। पहले आप मिठाई खाएंगे। नहीं पहले आप बताओ। सर वो इस टाइम में कितने पास हुए? इस टाइम में 2 पास हुए हैं। माशाल्लाह। इससे पिछले में 3 हुए थे और उससे पिछले में भी 3 हुए थे। माशाल्लाह, 3-3-2 सेम है सर। सेम है। इस टाइम में कौन से 2 हुए? MFA ऑडिट सर, अच्छा, उससे पिछली में? R2 CMA और सीला, और उससे पिछली में? R1 टैक्स बीला। अच्छा, कोई पेपर माशाल्लाह किसी टाइम में नहीं रहा? सर किसी में। और आपका? मेरा भी नहीं रहा सर। अच्छा, इलाका? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान, लाहौर से। लाहौर, माशाल्लाह जी। इन लोगों को भी नसीहत? सर यही कि आपकी बात माने बस, जैसे आप। मेरी बात मान लें। अच्छा, सर यहीं के मतलब बाहर से आए होते हैं, इधर बाहर से आए होते हैं ये इधर लोग, ना वो जहन में रखें कि भी उधर से आए हुए हैं, इधर पढ़ें और काम ना करें। और काम, बस बहुत गहरी बात कर दीजिए, जो और काम का लफ्ज़ है ये अंडरलाइन कर लीजिएगा घर जाके। बाकी समझदार हैं ये लोग, ये बता दूं और काम इनको। क्योंकि सर जी हमारे जो वालिदैन होते हैं ना, वो अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके हमारी ख्वाहिशात के लिए हमें इधर भेज। और कोई बात? बस सर इतना काफ़ी है।
अगर समझ आ जाए तो ये बात भी बहुत काफ़ी है। और काम वाली बात बहुत गहरी है आपकी, इनके बस जो कर रहे हैं अब आप लोगों ने वही करना है, जी सर। समझ गए ना? ये बच्चे अच्छा, सारे समझदार हैं अभी इतना तो। लेकिन वो कभी कभी डी ट्रैक हो जाते हैं ना, क्या करें। वहीं आके रुकती है और काम वाली डिट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, आपने पूरे इस 1.5 साल के अंदर लाहौर में कौन कौन सी जगह देखी? कोई नहीं देखी सर। बरकत मार्केट मैक्सिमम सर, वो भी रिजल्ट वाले दिन इधर इधर मतलब थोड़ा बहुत। वो दोस्त है अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है, नहीं 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 भाई नहीं देखी, वो क्या मेरे ख्याल में ये भाई जानते हैं। गवाह हैं। मैं सर पूरा 1.5 साल इसके साथ रहा हूँ, बाकी ये कहीं नहीं गया, मतलब कोई इंजॉयमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सीए के तरफ निकल के आता हूँ। कोई वर्जिश वर्जिश, कोई क्रिकेट कोई फिजिकल खेल एक्टिविटी? लेते हैं सर जी, मतलब सपोर्ट गला हुआ था उधर खेले थे, बाकी इतवार वाले दिन कभी किसी इतवार। अच्छा, और मोबाइल का यूजेज जरा बताओ। सर शुरू में तो होता है, मतलब फिर ना साफ ज़ाहिर है सर जी, रिजल्ट से पहले तो बहुत यूज़ होता है, मतलब 3-4 घंटे स्क्रीन टाइम होता है। लेकिन सर जब आखिरी 2 महीने होते हैं ना छोड़ दो, ऐसी बातें नहीं बताते हैं। सर, आखिरी 2 महीने है ना, मैक्सिमम आधा घंटा भी नहीं होता, 10-15 मिनट। यस सर घर भी बात करनी होती है ना आउट स्टेशन। अच्छा वो वाली तो चलो ठीक है। जी सर। मोबाइल सर एवरेज यूज़ होता है नॉर्मल, मतलब मैं तो कंसिस्टेंट तरीके से चलता हूँ, मतलब कि ओवर द पीरियड। टेस्ट आप देते थे? जी सर, मैंने एक टेस्ट भी नहीं छोड़ा, मतलब पूरे कैफ के अंदर सर। अल्लाह अकबर, यार ये हॉर्न बंद है यार। सर 500 ज्यादा हो गया। छोड़ा टेस्ट? नहीं टेस्ट देते थे सर, जो मतलब जब पूरे कैफ में कोई टेस्ट नहीं छोड़ा? ये ऐसा बंदा मुझे जिंदगी में पहली दफा मिला है। छोड़े हैं वैसे, इतना नहीं छोड़े, मतलब बहुत मिनिमम। ठीक, मर्जी है सर, हाथ हो गई है, नहीं इस तरह नहीं कहते होते, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो माशाल्लाह, सर मिठाई तो खाने सर। चलो जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। कहाँ तक पहुंच गए थे? भाई ये FAR 2 में आप इस टाइम में निकले भाई का या पिछली में? पिछले टाइम में क्या आपने क्या किया था? पहले बड़े सवाल किए थे, छोटे सवाल किए थे? 20-20 नंबर वाले या 8-10 नंबर वाले? पहले कौन से किए थे? कौन से टॉपिक का सवाल किया था पहले? IS-38 वाला किया था, ठीक है। और वो तो बड़े सवाल में आपने हाथ डाल दिया पहले। हाँ ठीक है, आपकी टर्न में थ्योरी में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग आसान लग रहा था, उस पर हाथ डाल दिया। फिर मैं करते करते पेपर हो गया माशाल्लाह। कितनी देर में हो गया था पेपर? मैं जा रहा हूँ यार, मेरे तो कम नहीं होते थे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, ऐसे लोगों से मिला करें, डेरा गाजी खान वाले, लाहौर वाले, पत्तोकी वाले, आगे 3-4 निकल गए कैफ होके बैठे हुए हैं। क्या? अच्छा भाई, जाते जाते जो है ना, अब आपने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके घर आने, ये आपका पहला दिन है आज घर में। स्टैंडर्ड कह रहे हैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, ज़रूरी नहीं है, मशवरा आपको दे रहा हूं कि आप अपनी डायरी निकालो पर्सनल, उसमें लिख लो कुछ बातें, बस कहीं में लिख लो, बेशक व्हाट्सएप चैट में बेगम को सेंड कर दो, लेकिन रिकॉर्ड पर्पस के लिए कहीं ना कहीं लिख लो ये बातें कि हुआ क्या था असल में, क्या बात क्या थी असल में, ये अपनी डायरी में लिखो। फिर उसके बाद कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स वायलेट हो रहे थे, यानी आप अपनी डायरी में लिख रहे होंगे कि एज पर IS 26 impairment entry should have been passed but not passed. I requested them to deduct cost to sell in IS 41 but they didn't. ये लिखना शुरू करो अपनी डायरी में। लिखते आज अपनी डायरी में इस तरह की बातें कहते लिखो, हुआ क्या, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हुए, किस किस दीवार में आपने जाके टक्कर मारी, किस किस से कम्युनिकेट किया, किन से किन पार्टी से बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया, सारा लिख लो आज एक डायरी में। और फिर उसके बाद आपके पास कौन से रास्ते थे,
वहीं रहना, छोड़ के जाना, उनको समझाना, कौन कौन से रास्ते थे फिर आपके पास, और फिर इन द एंड आपने उस मैटर को कैसे एड्रेस किया। ये जरूरी नहीं कि रिजाइन करने के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है माय डियर, हो सकता है आपका यहीं से मसला हल हो जाए और आइंदा वहीं नौकरी करते रहें तो भी ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कि ये जो सब कुछ हुआ है ये एक डायरी पे क्या कर ले, लिख ले, नोट कर ले। डन। चलो जी दूसरा पार्ट बनाओ, लीज शुरू करते हैं। 5 मिनट में आप